अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। मैं हूँ राना नाज़िम और आप देख रहे हैं साइंसिफाई योरसेल्फ यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयन के बारे में। तो हमने पीछे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया था और आज हमने आयन के बारे में डिस्कस करना है। तो आयन कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने देखना है, और आयन जब प्रोड्यूस होता है तो बाद में क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम आयन की डेफिनेशन को ही देख लेते हैं कि व्हेन एन एटम loses or gains one or more electrons, it develops positive or negative charge on it, ठीक है जी। and it is called ion। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या गेन करे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खारिज भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, और लॉस भी कर सकता है, और उसका गेन भी कर सकता है, मतलब हासिल भी कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि इट डेवलप्स पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है उस पर, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उस बेस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसको फिर हम क्या कहेंगे, वो जो एटम होगा वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये जो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज आया है या जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये किस वजह से बनेगा ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक एटम ले लेते हैं, मैं सोडियम की बात कर लेता हूँ। सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है और इसका एटॉमिक मास क्या है 23। तो अगर हम इसका बनाएं एटम का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर प्रोटॉन जो है 11 होंगे और न्यूट्रॉन जो है 12 होंगे, ठीक है जी। तो प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक मास 23 है, तो 11 + 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये एटॉमिक मास हो गया इसका, ठीक है जी। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आगे क्या होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो हमें पता है कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस के बराबर होते हैं। अब जैसे हम सोडियम की बात करें, तो अब सोडियम की बात करें तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन हैं, 11 पॉजिटिव के चार्जेस है, और 11 ही क्या है हमारे पास, 2 और 8 10 और 1 11 ही क्या है नेगेटिव के चार्जेस हैं, ठीक है जी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल इस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी, 0 होगा। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एटम की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, ये गेन भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कह देते हैं कि सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ हो जाता है, अब लॉस जो होगा तो फिर क्या होगा कि जो प्रोटॉन हैं वो 11 ही रहेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस 11 ही रहेंगे, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है जी। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ओवरऑल 1 पॉजिटिव का चार्ज बच जाएगा, जो कि इस एटम पर आ जाएगा सोडियम वाले, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। और अगर इस पर कोई चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बजाय गेन भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, हमारे पास 1735.5, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो प्रोटॉन इसके अंदर कितने होंगे, 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 18, आगे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है।
अब अगर हम देखें तो 17 प्रोटॉन है, और अगर हम देखें 2 + 8 10, 10 और 7 17, ठीक है जी। 17 ही प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और 17 ही क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। तो ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0, ठीक है जी। अगर हम क्या करें कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाया था, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवा देते हैं। जब गेन होगा तो क्या होगा कि प्रोटॉन जो है वो 17 ही रहेंगे, 17 पॉजिटिव के चार्जेस रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, अगर ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और 8 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17 और 1 18। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब 17 पॉजिटिव के चार्जेस हैं और 18 नेगेटिव के चार्जेस हैं। तो 17 जो है वो 17 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल जो है एक नेगेटिव का चार्ज बच जाएगा जो कि उस एटम पर आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। हम इसकी मिसाल हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी ले सकते हैं। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। 12 24। अब प्रोटॉन कितने हैं, 12, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर हम क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे, 10, और यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब 12 पॉजिटिव के चार्जेस हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 10 हैं, ठीक है जी। अब 10 हो गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इक्वल नहीं होंगे, और प्लस का पॉजिटिव का 2 चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 जाएंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे ही सेम केस होगा नेगेटिव के अंदर कि जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। ये भी इक्वल नहीं होगा, सॉरी, और यहाँ पर भी इसके केस में भी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते कि वो भी इक्वल नहीं होते। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकलने की बात करते, पॉजिटिव चार्जेस ये 10 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आयन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आयन की अब हम क्या देखते हैं, टाइप्स देखते हैं कि आयन की कौन कौन सी टाइप होती है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला भी आयन होता है और नेगेटिव चार्ज वाला भी आयन होता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, ठीक है जी। जैसे कि सोडियम बना है, अब यहाँ पर 1 पॉजिटिव वाला जो बना है, तो ये जो Na पॉजिटिव बना है, अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, इसको हम कहेंगे केटाइन, ठीक है जी। और नेगेटिव चार्ज वाला जो बनेगा Cl नेगेटिव, तो ये बनेगा एनाइन, ठीक है जी, और केटाइन। अब इनकी हम अलग से डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि कोई भी वो आयन जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से लूज़ करने की वजह से बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, केटाइन। और जो गेन करने की वजह से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनता है तो वो एनाइन बनेगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी या निकलेगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हीट दाखिल होगी, ठीक है जी। और हीट किसी रिएक्शन के अंदर दाखिल होती है, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो उसे ज़रूरत होती है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है वो, ठीक है जी। जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिससे इवॉल्व होती है, निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हीट दाखिल होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक, मतलब केटाइन की फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब ये इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा होगा, एनाइन बन रहा होगा, तो हीट इवॉल्व हो रहेगी, मतलब वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब जो केटाइनिक फॉर्मेशन है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जो एनाइनिक फॉर्मेशन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे एक और छोटा सा टॉपिक है कि केटाइनिक वो जो मॉलिक्यूलर आयन जो बनते हैं, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होता है, अब मॉलिक्यूल पे क्या करवाते हैं कि हम उसको पास करवाते हैं बीम के साथ,
ठीक है जी, एक्सरे या अल्फा पार्टिकल्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास? बीम, अब बीम किस चीज़ की होगी? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल्स, या फिर हम तीसरी चीज़ एक्सरे भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब ये तीन चीज़ें अगर यहाँ से हम मॉलिक्यूल को पास करवाएं तो क्या होगा कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा मॉलिक्यूल पर, और उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि CH4 है, क्या चीज़ है? CH4 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है जी। NH3 या H2O, अब यहाँ पर अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई भी आ सकता है, तो मॉलिक्यूलर आयन कौन सा होगा? जिसके ऊपर क्या होगा कि इस पर कोई भी चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको हम इनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो इनायनिक से ज़्यादा मौजूद होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि हम CH4 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, H2O पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से क्या होते हैं? ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रुप ऑफ एटम की बात करेंगे या मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ना होता तब ये एक पूरा मॉलिक्यूल होता। CH4 एक पूरा मॉलिक्यूल है। अगर मैं बात करता हूँ OH की, अब OH जो है ना बजाते खुद कोई मॉलिक्यूल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ H2O की, ये पूरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये मॉलिक्यूलर आयन है, लेकिन इस पर अगर कोई चार्ज आ रहा है तो ये ग्रुप ऑफ एटम जो है उस पर कोई चार्ज आया है। क्लियर हो रही बात। तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहेंगे। मॉलिक्यूलर आयन कौन सा होगा? जो पहले से मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, ठीक है जी। अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये पहले से स्टेबल मॉलिक्यूल है। हमने उस पर क्या करवाया है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिराई है या अल्फा पार्टिकल गिराए हैं, या फिर हम क्या कहें कि एक्सरे से पास करवाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो उस केस में क्या होगा? मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ग्रुप ऑफ एटम पर अगर कोई चार्ज है तो उसको हम नहीं कहेंगे। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, SO4 -2। अब ये जो है स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है जी। पहले से भी अगर हम इससे चार्ज जो है हटा देते हैं SO4, ये कोई स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर आयन नहीं कहेंगे अगर बेशक इस पर चार्ज आ जाए, ठीक है जी। जब H2SO4 होगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, और अगर यहाँ पर अगर कोई चार्ज आता है तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी आयन के बारे में डिस्कशन। आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल हमने उसकी हिस्ट्री भी पढ़नी है कि किस किस साइंटिस्ट ने जो पीरियोडिक टेबल है वो पेश किया है। फिर उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल को याद करना सीखेंगे कि ग्रुप्स को कैसे याद किया जाता है, पीरियड्स को कैसे याद किया जाता है, ट्रांजिशन मैटर्स को कैसे याद किया जाता है। दैन उसके बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनिक रेडियस है, और भी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने इसकी डिस्कस करनी है। शील्डिंग इफेक्ट जैसे है वो रह गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।